हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो कैसे डेवलप होता है और उसको मेज़र कैसे करते हैं हम लोग और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, तो हम इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे, मैटर को देखेंगे, मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम किसी मैटर को देखते हैं, मैटर आप समझते हैं कि मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है और जिसमें मास होता है, वो मैटर कहलाता है। जैसे पेन एक मैटर है, एयर एक मैटर है, ठीक है ना, पानी, लिक्विड, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मैटर है। ठीक, अब आप देखिए, ज़रा समझने की कोशिश करिए कि अगर हम किसी मैटर को देखें तो मैटर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होती है मास। मैटर में क्या होता है? मास होता है, और उस मैटर में मास की वजह से मैटर के अंदर अट्रैक्शन का फोर्स आ जाता है, जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ रखा हुआ है। आपने ये पढ़ रखा हुआ है कि क्लास 9 में न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से अगर m1 m2 मास के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत गौर से इस फोर्स के बारे में समझिए। ये जो फोर्स मैटर में डेवलप हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये उसके मास की वजह से हो रहा है। उसमें मास है, इस वजह से हो रहा है। जैसे मेरे अंदर मास है, ये व्हाइट बोर्ड में मास है, तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि अर्थ इसके मुकाबले बहुत ज्यादा मास की है और वो हमको ज्यादा फोर्स से खींच रही है, इसलिए मैं अर्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसकी तरफ कम अट्रैक्ट हो रहा हूँ। इधर मोशन मेरा नहीं होगा। अच्छा, अब देखें कि मैटर की प्रॉपर्टी है मास और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज। मैटर की एक और प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज की वजह से भी मैटर के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरीके का फोर्स आता है। एक बात फिर से वाजे कर लीजिए कि मास की वजह से सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स मैटर में डेवलप होता है, लेकिन चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का फोर्स डेवलप होता है। तो हम चार्ज की अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो बहुत सिंपल बनेगी कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये चार्ज क्या है? चार्ज किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है बाय विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसके जरिए से मैटर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को। कब एक्सपीरियंस करता है? व्हेन इट इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी इतना नहीं जानते होंगे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज, जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग का जो रीजन होगा, इसके सराउंडिंग रीजन डेवलप हो जाता है, जहां पे अनदर चार्ज को जब हम लेके आते हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन सीधी सी है कि किसी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जिसमें अनदर चार्ज को लाने पर अनदर चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। देखिए, मान लेते हैं ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम एक पार्टिकल लेके आए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये फील्ड के अंदर है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर, इस वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा। लेकिन मान लेते हैं ये फील्ड से बाहर है, इस जगह पे है, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड यहाँ पे नहीं आ रही है, तो यहाँ के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो इलाका, वो रीजन जिसके अंदर किसी अनदर चार्ज को लाने पर उस पर फोर्स लगने लगे, अट्रैक्शन का लगने लगे या रिपल्शन का लगने लगे। रिपल्शन का तब लगेगा जब ये सेम चार्ज होंगे, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपल एक दूसरे को करेंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर हम किसी मैटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वो मैटर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाए या रिपल हो जाए, या ये हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैटर को रखने पर मैटर एक्सपीरियंस करने लगे एक फोर्स को, तो आप समझ जाइए कि मैटर के ऊपर क्या है, मैटर के ऊपर एक चार्ज आ चुका है। क्योंकि मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना चार्ज के ना तो अट्रैक्ट होगा ना ही रिपल होगा। तो फिर से समझ लें, डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, किसी मैटर को देखें, तो वो एटम से मिलकर बना होता है। और एटम किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है एटम। और एटम किससे मिलकर बना हुआ है? एटम 3 पार्टिकल से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा है न्यूट्रॉन।
ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी तरीके का चार्ज नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर एक मैटर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के चार्ज से मिलकर बना हुआ है। अब आप समझें जरा, देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्बन के बारे में। कार्बन 6 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 6, यानी कि 6 नेगेटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 6 नेगेटिव चार्ज है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, वो भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, नेचुरली ये देखा जा रहा है, नेचर ने क्या बनाया है, नेचर ने जितने किसी एलिमेंट के अंदर, किसी मैटर के अंदर, किसी मैटर के एटम के अंदर जितने नेगेटिव चार्ज रखे हैं उतने उसने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ एटम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। यानी कि जितने भी किसी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और एटम हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसलिए हर एक बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। मगर अब सोचिए जरा कि अगर हम इसके एटम से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें तो ये कैसा हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज निकल गया, एक्सेस क्या हो जाएगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके एटम्स के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पूरी बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कहीं से किसी दूसरे बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे गिरा देते हैं, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके ऊपर, तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जब किसी बॉडी के एटम से इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अच्छा, उसको देखें वो किस तरीके से आता है। देखिए, अगर एक बॉडी है हमारी ए, तो ये नेचुरली न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है ना। इसके हर एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कैसी बॉडी है, ये न्यूट्रल है। लेकिन सोचिए कि अगर इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉनों को कम कर दें, इसके कुछ एटम्स से कुछ इलेक्ट्रॉनों को कम कर दें, यानी कि डिफिशियंसी कर दें, इसमें डिफिशियंसी हो जाए किसकी, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी अगर इसमें हो गई तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ एटम्स के अंदर क्या हो जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, एक सीधी बात समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस ऑब्जेक्ट में, तो वो कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन उस पर एक्सेस कर जाए, बढ़ जाए अगर वो, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कैसा हो जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हमने बिल्कुल सीधे सा जान लिया कि अगर हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनों को अलग कर लें, इसके कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, इस पे अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि अगर हम किसी तरीके से बॉडी के एटम के इलेक्ट्रॉनों को अनबैलेंस कर सकें तो वो चार्जेबल हो जाएगा। जैसे समझिए जरा, मान लेते हैं कि कार्बन का एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, 6 पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और बाहर क्या मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जो नेगेटिव हैं। 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये देखिए,
और अगर मान लेते हैं हम बाहर से एनर्जी देते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाता है, वो एटम से अगर बाहर निकल के ऑर्बिट से, अपने एटम के ऑर्बिट से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, बाहर निकल गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब जरा इस एटम को गौर से देखिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 6, वो तो न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड है, वो नहीं कम ज्यादा होने वाले, वो तो 6 ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो तो बचे 5, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है 6 और नेगेटिव चार्ज है 5। तो जब इस पे टोटल चार्ज की बात करेंगे, टोटल इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये जो बॉडी है, अब ये जो एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम करते क्या है कि बाहर से कोई एनर्जी दे के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के या किसी मैटर के एटम से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दें, इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब सोचिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया, ये एक दूसरी बॉडी के ऊपर जाके गिर गया, तो जहां पे जाके गिरेगा वहां पे चार्ज एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये जो एनर्जी देने का तरीका है, एनर्जी हम किसी भी शक्ल में दे सकते हैं, हम लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, हम रब करके दे सकते हैं, हम हीट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं। इस तरीके से हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। एक और तरीका है हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। सोचिए जरा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस वक्त ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, और मान लेते हैं कि आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके पास बहुत सा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है ए, और हमारे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है बी। सोचिए जरा, अगर हम इसको इसके करीब लाते हैं तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम ए को, इस पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब लाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसके इस सिरे पर, इसके अंदर बहुत से पॉजिटिव और बहुत से निगेटिव है जो रैंडमली बिखरे हुए हैं, बहुत से पॉजिटिव निगेटिव है, वो कैसे बिखरे हुए हैं, रैंडमली बिखरे हुए हैं, हर जगह पे हैं। लेकिन जैसे इसके एक सिरे को इसके करीब लेके आते हैं, तो जो सिरा इसके पॉजिटिव के करीब होता है, उस सिरे पे क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज आ जाता है, और दूसरे सिरे पे क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। इस तरह से इस बॉडी को हम चार्ज कर लेते हैं। अब इसका ये सिरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। तो हमें बात समझ में आ गई कि हम किसी एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रॉन को अनबैलेंस करके भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लेते हैं, और इंडक्शन के जरिए भी हम बॉडीज को चार्ज कर लेते हैं। अब हम चार्ज को कैलकुलेट करना सीखते हैं, और कैलकुलेट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो हम ये देखते हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, यानी कि इसका आधा चार्ज नहीं हो सकता, इससे छोटा चार्ज हम नहीं कर सकते। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब आप बात समझने की कोशिश करिए, जैसे हमारे पास एक बॉडी है ए, और ए से n इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इस बॉडी से। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ये बॉडी अगर बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे Q बराबर +n × E का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और E क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इसी तरीके से अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, n इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ये बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, और इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो Q बराबर -NE के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता कर लेते हैं किसी बॉडी के ऊपर कितने आए हैं या कितने उससे निकले हैं, तो उससे हम उसके ऊपर कितना चार्ज है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q बराबर NE है, जहाँ पे Q क्या है,
चार्ज है, बॉडी के ऊपर का चार्ज है, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों का निकलना है वो इंटीजर फॉर्म में होगा। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। वो कभी आधा नहीं हो सकता, कभी 2.5 नहीं हो सकता, कभी 4.5 नहीं हो सकता। इस तरीके से वो फ्रिक्शन में कभी नहीं जा सकता, वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि हम ये सीधी सी बात समझ जाएं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आपको बताता है, एक जरा सा एग्जांपल ले रहे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वांटाइजेशन के हिसाब से किसी की ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हो सकता है वो 100 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो, किसी के ऊपर चार्ज हो सकता है कि वो 1 लाख इलेक्ट्रॉन के 10⁵ यानी कि 1 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, किसी पे चार्ज हो सकता है कि 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी पे चार्ज ½ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। ये केस कभी नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा चार्ज नहीं आएगा, यानी कि ये हमेशा वो एक होल नंबर की फॉर्म में ही दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो इंटीजर हो सकती है, वो फ्रिक्शन नंबर नहीं हो सकती, वो आधा नहीं हो सकता, डेसिमल में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ये प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन का है। अच्छा, अब हम लोग एक और बात करते हैं चार्ज से रिलेटेड। अब हम लोग एक और बात करते हैं चार्ज से रिलेटेड, और ये जान लेते हैं कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक नेगेटिव चार्ज है और ये भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि चार्ज के इफेक्ट क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर लेती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको अट्रैक्ट या रिपल करने लगती है। और एक और बात यहाँ समझ लें कि अगर चार्ज किसी भी चार्ज के चारों तरफ बहुत हल्का सा पार्टिकल आता है तो उसको भी अट्रैक्ट करने की वो सलाहियत रखता है, उसको भी अट्रैक्ट कर लेता है। अब देखें इसके कुछ एग्जांपल आपको अपनी डेली लाइफ में मिलेंगे। मान लेते हैं हम एक कंघे को अपने ड्राई बालों पे रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के पीसेस पे उसको जब रखते हैं तो वो कागज के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है जब हम कंघे को अपने बालों पे रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। जब हमने कंघे को बालों पे रगड़ना चालू करा तो अगर मान लें कंघे के इलेक्ट्रॉन बालों पे गिर गए तो कंघा कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर वो छोटे छोटे कागज के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। और अगर बालों के इलेक्ट्रॉन भी कंघे पे गिर गए तो भी वो चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारी कफ और कॉलर शर्ट की ज्यादा गंदी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ ज्यादा गंदे हैं या मेरी गर्दन ज्यादा गंदी है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कफ है यहाँ पे मेरा हाथ हमेशा मोशन में रहता है, तो मेरी स्किन और मेरे कफ के अंदर का पोर्शन जो है, अंदर का कपड़ा है, वो लगातार फ्रिक्शन करा करता है। इसी तरीके से गर्दन के कॉलर का पोर्शन भी लगातार फ्रिक्शन किया करता है, और फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो जाता है और ये अपने करीब के हल्के चार्ज पार्टिकल को और डस्ट पार्टिकल को कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शाम तक बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट होने की वजह से इसमें गंदगी आ जाती है। अब एक और चीज देख लें कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है। कूलम साइंटिस्ट का नाम है और उनके नाम पर चार्ज की यूनिट को रखा गया है। तो